हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंट जीके में पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और हम पढ़ रहे थे इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम देखेंगे इस लेक्चर में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। सबसे पहले इसमें आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो यहाँ पे क्या हो गया था, क्राउन रूल इस्टेब्लिश हो गया था। क्राउन रूल का क्या मतलब है, यहाँ पे ब्रिटिश राजा या ब्रिटिश रानी जो है उसका राज होगा, क्राउन का राज होगा। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी से राज छीनकर सरकार ने राज अपने हाथों में ले लिया था। वहां पर हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट नहीं थे, वहां पर हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, राजा या रानी। उस समय थी क्वीन विक्टोरिया यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया था 1857 की क्रांति के तुरंत बाद। यहाँ पर एक नई पोजीशन ही बना दी गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। ये पूरा मंत्रालय बना दिया गया था लंदन में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक तरह से भारत का मंत्री है ब्रिटिश कैबिनेट में। ये भारत के मामले को कंट्रोल करने के लिए एक पूरा मंत्रालय बना दिया गया था। यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में मतलब मंत्री बैठेंगे और भारत के मामलों के बारे में डिस्कशन होगा, उसके बारे में वो विचार विमर्श करेंगे। तो इंग्लैंड में तो आज भी मंत्रियों को कई बार सेक्रेटरी कहा जाता है। हमारे यहाँ पे तो सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स उन्हें कहते हैं। लेकिन यूके यूएस में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं वो विदेश मंत्री होते हैं। वैसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भारत के मामलों का विदेश मंत्री था। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जिम्मेदारी थी कि ये ब्रिटिश कैबिनेट की तरफ से ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जिम्मेदार है। तो भारत से रिलेटेड कोई भी मामला होगा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जवाब कौन देगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और इसे असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई और इसमें 15 मेंबर्स थे। इनमें मोस्टली उन्हीं को मेंबर्स बनाया गया था जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। फिर जैसे जैसे ये पुराने मेंबर्स रिटायर हुए वैसे ही कंपनी का वर्चस्व पूरी तरीके से खत्म हो गया। कंट्री को डिवाइड कर दिया गया था प्रोविंसेस में और इनको लीड कौन कर रहा था या हेड कौन कर रहा था, गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इनकी हेल्प करने के लिए थी इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो प्रोविंसेस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी है उसको कौन डायरेक्शन देगा या उसको कौन कंट्रोल करेगा, तो गवर्नर जनरल की हर बात में उन्हें गवर्नर जनरल से सलाह लेनी पड़ेगी और वही उन्हें ऑर्डर्स देंगे और वही उन्हें फॉलो करने होंगे। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कौन जवाबदार होता था, वाइसरॉय। और वाइसरॉय को असिस्ट कौन करता था, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें 3 मेंबर्स होते थे। तो वाइसरॉय की जो काउंसिल है जिसमें 3 मेंबर्स होते थे वो किसको आंसरेबल है, वाइसरॉय को। फिर वाइसरॉय किसको आंसरेबल है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास इंडियन काउंसिल होती थी जिसमें 15 मेंबर्स होते थे। ठीक है। फिर फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है या आंसरेबल है पार्लियामेंट को और प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है क्राउन को। अब हम देखते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो यहाँ पे वॉइसरॉय को ये ताकत मिली थी कि वो अपने लेवल पर 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स ऐड कर सकता है। अब जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे ना उनका अपॉइंटमेंट तो लंदन से देखा जा रहा था, लेकिन अब वॉइसरॉय के पास ये ताकत थी कि वो अपने लेवल पर 6 से 12 मेंबर्स ऐड कर सकता है अपनी काउंसिल में। आगे जाकर 1892 के एक्ट में ये संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गई और फिर और आगे 1909 के मौर्य मिंटो रिफॉर्म में हम देखेंगे तो ये संख्या कर दी गई थी 60। यही आगे जाकर हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनी, इसी से पार्लियामेंट बनी और यही आगे जाकर लोकसभा बनेगी। और वॉइसरॉय को ये ताकत दी। तो यहाँ पे वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है ना। क्योंकि पूरी पोस्ट जो थी उसका नाम था वॉइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो एट टाइम्स उसको वॉइसरॉय यूज किया जाता है, नहीं तो उसको गवर्नर जनरल यूज किया जाता है और ये दोनों एक ही पर्सन बनते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसमें दोनों में से कोई भी यूज करे तो वो सही है। तो यहाँ पर वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई कि इन 12 में से जो 3 मेंबर्स हैं वो आप चुन सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और 1862 में कैनिंग ने सबसे पहले राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को अपॉइंट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल में।
लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे या वॉइसरॉय थे। इस एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। तो ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना 4 मेंबर्स वाली, इसमें टास्क दे दिया गया कि तुम होम मिनिस्ट्री संभालोगे, तुम डिफेंस संभालोगे। इस तरीके के टास्क बांट दिए गए, जैसे मंत्रालय बांटते हैं ना, सेम वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। वाइसरॉय यानी कैनिंग को ये पावर भी मिल गई कि वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है, मतलब बिना किसी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के वो सीधे सीधे कानून बना सकेगा। अब ये वाली जो पावर है ये आज भी हमारे राष्ट्रपति के पास मौजूद है। अब यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो दे दिए गए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को। तो पहले पावर सेंट्रलाइज किया गया था, अब थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया गया। बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को ये पावर दी गई कि आप अपने कानून अपने लेवल पर बना सकते हैं। और इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड करना स्टार्ट किया गया। अब हम देखते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। तो यहाँ पर पहली बार जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से हो रहा है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि आम चुनाव हो रहे हैं या आम लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं। जैसे जो यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर्स हैं या स्टेट प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के जो मेंबर्स है, प्रोविंशियल काउंसिल के जो मेंबर्स है, वो चुनकर भेज सकते हैं सेंट्रल काउंसिल में मेंबर्स। जमींदार हैं, म्यूनसिपालिटीज के जो मेंबर्स हैं, यूनिवर्सिटीज में जो मेन बॉडी होती है उसके मेंबर्स, और चेंबर ऑफ कॉमर्स। चेंबर क्या होता है? जो बड़े बड़े व्यापारी है उनका जो संगठन है, उनका जो चेंबर है, उसके जो मेंबर्स हैं वो सब इलेक्ट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत अगर पूछा जाए हमें कहाँ से होती है, तो वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 से होती है। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो कौन नॉमिनेट करेगा? बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है प्रोविंशियल काउंसिल के, वो नॉमिनेट करेगी लोकल बॉडीज जैसे यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, जमींदार, एट्सेट्रा। तो अब हम अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, तो जो एडिशनल मेंबर्स थे वो कहाँ से आना चालू हुए थे? 1861 के एक्ट से, अभी हमने पढ़ा था, राइट। तो वो एडिशनल मेंबर्स है ना, वो लेजिस्लेटिव का काम करते हैं, और जो 4 मेंबर्स थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थे, एग्जीक्यूटिव वर्क करेंगे। और जो एडिशनल मेंबर्स बन गए वो लेजिस्लेटिव का काम करेंगे, ठीक है। तो अब जो लेजिस्लेटिव का काम करने वाले लोग थे उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ा के 12 से 16 कर दी गई। तो अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 मेंबर्स हैं और उसमें 3 तरीके के मेंबर्स हैं। इन 16 में से 3 तरीके के मेंबर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑफिशियल मेंबर्स होगा। इसमें 8 मेंबर्स होंगे जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स अपॉइंट करेंगे, और बाकी के जो 8 मेंबर्स हैं वो हो सकते हैं कि भारतीय हों। अब अब भारतीयों में भी जो मेंबर्स होंगे उनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिनको वाइसरॉय डायरेक्टली अपॉइंट करेगा, और दूसरे होंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मतलब ये जो मेंबर्स है वो चुनकर आए हैं। और ये मेंबर्स कहाँ से आएंगे? जो 4 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स है ना, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, और वहां से, और एक व्यक्ति आएगा कैलकाटा चेंबर ऑफ कॉमर्स से चुनकर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकते थे, लेकिन उस पर 6 दिन का नोटिस देना पड़ता था, और उनके जवाब पर कोई डिस्कशन अलाउड नहीं था। और स्पीकर के पास ये अधिकार था कि वो किसी भी सवाल को रिजेक्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं मौर्य मिंटो रिफॉर्म और इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 भी बोला जाता है। तो ये जो रिफॉर्म्स है ये रिकमेंड किए गए थे उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, जॉन मॉर्ले, और उस टाइम के जो वॉइसरॉय थे, लॉर्ड मिंटो। इन दोनों ने ये जो रिफॉर्म्स थे ये रिकमेंड किए गए थे, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 में। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय की जो काउंसिल थी, उसमें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें जो मेंबर्स थे वो 16 से 60 कर दिए गए। इस एक्ट में पहली बार वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया,
और पहले भारतीय जो थे जो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए वो थे सत्येंद्र सिन्हा। जो 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। और फिर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका भी नंबर बढ़ा दिया गया ताकि जो इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी संख्या ऑफिशियल मेजॉरिटी से ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर इंडियंस को अलाउ किया गया कि वो डिस्कशन कर सकते हैं इकोनॉमिक मैटर्स पर भी, और उसके अलावा कुछ चीज़ों पर वोटिंग भी की जा सकती थी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पे, लेकिन जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी उसको मेंटेन रखा गया। फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की गई यहाँ पर। तो मुस्लिम्स के लिए पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट रखा गया। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम्स को दे दी जाती है तो वहाँ पर वोट देने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम्स को होगा। अगर कोई पारसी से सेपरेट इलेक्टोरेट है सिमिलरली, तो वहाँ पर पारसी ही वोट देंगे। इससे दिक्कत ये हो जाती है कि अगर किसी भी धर्म का वहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट है तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर धर्म का जीतना तय है और दूसरे धर्म के लोगों को वहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं मिलता, उनसे वो अधिकार छीन लिया जाता है। यहाँ से ही दो मुल्कों की बातें होना शुरू हो गई थी। मतलब हम कह सकते हैं कि 1909 में कम्युनलिज्म लीगलाइज कर दिया गया था और मिंटो को कहते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। थैंक यू।